Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video, we will discuss about the interaction of macro systems. स्थूल निकायों के मध्य अंतरक्रिया, ये अपना टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या है इसमें या क्या मीनिंग है इसका। स्थूल निकायों के मध्य अंतरक्रिया, स्थूल निकायों के मध्य अंतरक्रिया, ठीक है। अंतरक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रो सिस्टम्स। ये है हेडिंग, लिख लो इसका पॉज करके। इसका मीनिंग क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मान लो दो सिस्टम है, एक निकाय है, मान लो ए है, दूसरा है ए डैश है। इन दोनों निकायों में आपस में ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो, अगर मान लो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, तो वो किस किस तरीके से हो सकता है। और एक से दूसरे में एनर्जी जा रही है, मतलब आपस में अंतरक्रिया हो रही है, इसको इंटरेक्शन बोलते हैं। तो दो स्थूल निकाय है, मान लो दो बड़े बड़े निकाय है, मतलब जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े हैं, इनफ है। तो दो डिफरेंट निकाय है, दो सिस्टम है, तो उनके बीच में अंतरक्रिया किस तरीके से होंगी। जैसे मान लो एक निकाय है, ये ए है, ये एक सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम है ए डैश है। इसकी एनर्जी है, एवरेज एनर्जी बात कर लेता हूँ, एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा। एवरेज एनर्जी या औसत ऊर्जा का मतलब है कि मान लो इसमें 100 पार्टिकल है, तो हर पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो इसकी एवरेज एनर्जी मान लो ई है ना, ई बार लिख लेता हूँ, और इसकी जो एवरेज एनर्जी है वो ई डैश बार लिख लेता हूँ, ठीक है। ये पहले अलग अलग थे, तब ऐसा था, अब इनको एक साथ लिख दिया मैंने, एक साथ। ये इनिशियल कंडीशन में थे, मान लो इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में। अब दोनों को आपस में अंतरक्रिया करवा दी। अंतरक्रिया करवाने का मतलब है कि मान लो साथ में ले आए, ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड, ये है ए, ये है ए डैश, साथ में ले आए। तो दो तरीके, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे ऐसा तो हो सकता है कि मान लो दो रूम है, ये दोनों रूम को टच कर दिया मैंने। अब एक रूम का मान लो टेम्परेचर ज़्यादा था, दूसरे का टेम्परेचर कम था, और बीच में दीवार जो है वो दीवार ऐसी है, मान लो दीवारें कि उनमें ऊष्मा संचरण हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो जैसे उन दोनों को टच करेंगे, उनमें हीट का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, हीट का, ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों को टच किया है, तो मान लो कि वो दीवार अगर खिसक सकती है, तो वो दीवार खिसकने लग जाए। तो दीवार खिसकने लग जाएगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। एक ये भी तरीका हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें साथ में हो। तो इस तरीके से अलग अलग अंतरक्रिया अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हो सकता है केवल आयतन चेंज हो, उनका दीवारें खिसक सके, वो चीज़ हो सकती है। या हो सकता है कि हीट का ही ट्रांजेक्शन हो, या दोनों हो सकती है। तो ये जो भी सिचुएशंस बन रही है कि एक से दूसरे में एनर्जी कैसे जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेक्शन बोलते हैं, अंतरक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप से हो सकती है। तो स्थूल निकायों के मध्य अंतरक्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, मान लो इनमें आपस में अंतरक्रिया की मैंने, और अंतरक्रिया के पश्चात इसकी जो एनर्जी है वो मान लो ई फाइनल है, ये मान लो फाइनल सिचुएशन ई एफ हो गई, ई बार एफ, और इसकी जो है वो ई फाइनल डैश बार हो गई, ठीक है। तो इसकी एनर्जी पहले ये थी ई आई, इसका ई एफ है, अभी इसका ई आई डैश थी, ई एफ डैश है इसकी, ठीक है। इंटरेक्शन के बाद में वो इंटरेक्शन कैसे हुआ, अभी तो वो तो टाइप्स में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ समझ में आ गई कि एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद में फाइनली इसकी एनर्जी इतनी है और इसकी एनर्जी इतनी है, एवरेज एनर्जी, क्लियर है। तो इसमें कुछ लिख लेते हैं पहले इस हेडिंग के लिए। दो स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण को, दो स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण को अंतरक्रिया कहते हैं, अंतरक्रिया कहते हैं। when energy is transferred, when energy exchanges, yeah, energy is exchanged, when energy is exchanged
between two macrosystems, when energy is exchanged between two macrosystems, when energy is exchanged between two macrosystems, then this procedure is called interaction. Then this procedure is called interaction. ठीक है, क्लियर है? अब देखो हम लोग, एक तो ये है प्रारंभिक अवस्था, ये है अंतिम अवस्था। ये अंतरक्रिया से पहले, अंतरक्रिया से पहले, बिफोर इंटरेक्शन, बिफोर इंटरेक्शन। ये अंतरक्रिया के पश्चात, अंतरक्रिया के पश्चात, आफ्टर इंटरेक्शन, आफ्टर इंटरेक्शन। ठीक है, ये बिफोर इंटरेक्शन, दिस इज आफ्टर इंटरेक्शन। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि स्थूल निकाय के मध्य जो अंतरक्रिया हो रही है बिफोर और आफ्टर क्या है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि माना, यहाँ पे लिखो माना लिखो आप, अंतरक्रिया के पहले दो निकायों ए व ए डैश, दो निकायों ए व ए डैश की औसत ऊर्जाएं, ए व ए डैश की औसत ऊर्जाएं क्रमशः, ए व ए डैश की औसत ऊर्जाएं क्रमशः ई आई बार एवं ई आई डैश बार है, ई आई बार एवं ई आई डैश बार है, तथा ई आई डैश तथा ई आई बार तथा ई आई डैश बार है, तथा अंतरक्रिया के पश्चात ऊर्जाएं क्रमशः ई एफ बार एवं ई एफ डैश बार है, ई एफ बार एवं ई एफ डैश बार है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? तो ये छाप लो, तब तक मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। there are two systems, let two systems A and A dash, let two systems A and A dash the energies of the systems, before interaction, the energies of the systems before interactions are E I bar and E I dash bar, E I bar and E I dash bar respectively, and after interaction energies are E F bar and E F dash bar, E F bar and E F dash bar respectively। ठीक है, ये है, ये छाप लेना भैया पोज करके। अपने को ये सिस्टम, ये सीन पता चला कि क्या बिफोर इंटरेक्शन इसकी एनर्जी इतनी थी, इसकी ये थी। अभी इनको हमने एक साथ रख दिया, अभी इनमें आपस में क्या हुआ, इसकी दीवारें किसकी, आयतन चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, हीट का ट्रांजेक्शन हुआ, कुछ नहीं पता मुझे, जो भी होगा हुआ। लेकिन उसके बाद में इसकी एनर्जी ई एफ बार हो गई और इसकी ई एफ डैश बार हो गई। तो कुल ऊर्जा तो जो होती है वो संरक्षित रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं, एनर्जी कंजर्वेशन से, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से टोटल एनर्जी पहले, टोटल एनर्जी बाद में बराबर बराबर होगी। पहले कुल ऊर्जा
बाद में कुल ऊर्जा, मतलब इंटरेक्शन के बाद में कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन टोटल एनर्जी आफ्टर इंटरेक्शन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी पहले थी EF और EF डैश बार, EF बार प्लस EF नहीं EI, पहले थी EI और EI डैश बार, और बाद में कितनी है EF बार प्लस EF डैश बार। ठीक है, क्लियर है? दोनों को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा EI बार माइनस EF बार, और इसमें है EI डैश बार माइनस EF डैश बार इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ। इसमें देखो अभी ये हो जाएगा डेल्टा E, इसको डेल्टा E लिख देता हूँ। ठीक है, और मतलब पहला जो निकाय ए निकाय की जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, चेंज इन द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सिस्टम, और इसको लिख देता हूँ डेल्टा E डैश, ये हो गया 0। ये सेकंड जो सिस्टम है उसके उसमें जो एनर्जी में चेंज हुआ है वो है ये फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी में चेंज, ये सेकंड एनर्जी में चेंज। तो इसमें ये एक चीज़ नोटिस करना, ये आया डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E डैश। इस चीज़ का मीनिंग समझ रहे हो आप? इसका मीनिंग ये समझ रहे हो कि एक की एनर्जी में परिवर्तन पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि एक की एनर्जी में मान लो 10 जूल कमी हुई है तो दूसरे में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और सीधी सी बात ये भी है कि एक में से लेगा तो वही तो दूसरे को देगा, तो एक में कमी होगी तो दूसरे में ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक की एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट होगा उतना ही दूसरे की एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट कंजर्व रखनी है, कांस्टेंट रहेगी। तो ये सिस्टम यहाँ से समझ में आता है कि दो निकाय है, दो स्थूल निकाय है। ये तो अपने को तो वैसे सिंपल लैंग्वेज में भी समझ में आ जाता है कि एक में कमी होगी तो दूसरे में तो वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली थर्मोडाइनमिक्स में ये चीज़ कैसे लागू होती है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है कि दो निकाय है, उनको अगर आपस में हम लोग टच करते हैं या टच क्या करते हैं, उनमें आपस में अगर कोई भी अंतरक्रिया होती है, एनर्जी कैसे भी ट्रांसफर होती है, तो एक में जितनी कमी होगी दूसरे में उतना ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, उतनी वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ये लिख लिया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, अतः हेंस एक निकाय की ऊर्जा में कमी दूसरे निकाय की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। एक निकाय की ऊर्जा में कमी, अतः एक निकाय की ऊर्जा में कमी दूसरे निकाय की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। एक निकाय की ऊर्जा में कमी दूसरे निकाय की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। दूसरे निकाय की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। हेंस the decrement in energy of one system, the decrement in energy of one system is equal to the increment in the energy of another system। ठीक है, ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई कि ये किस तरीके से ये चीज़ होती है। ठीक है,
अब जो ये अंतर्क्रिया होती है ना, मतलब एक दो रूम है, उन दोनों रूमों को मान लो टच कर रखा है या जो भी कर रखा है, तो वो दो रूम है, उनमें आपस में ऊर्जा कैसे आदान प्रदान हो सकता है, एनर्जी का कैसे ट्रांजेक्शन हो सकता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। वो 3 तरीके से होता है। तो थर्मोडाइनमिक्स में ऊष्मागतिकी में जो अंतर्क्रिया होती है वो 3 मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का नहीं, एनर्जी का ट्रांजेक्शन या जो इंटरेक्शन है, अंतर्क्रिया है जो है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं है, अभी इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। इंटरेक्शन है वो 3 टाइप की हो सकती है। तो यहां पे लिखो स्थूल निकायों के मध्य, इसी के अंदर लिखना, ये जो टॉपिक चल रहा है इसी के अंदर। अब टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। स्थूल निकायों के मध्य अंतर्क्रिया 3 प्रकार की होती है। स्थूल निकायों के मध्य अंतर्क्रिया 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन मैक्रो सिस्टम्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन मैक्रो सिस्टम्स। देखो 3 कौन कौन से हैं। पहला, फर्स्ट वन, ये जो है फर्स्ट वन, ये जो है इसको बोलते हैं थर्मल इंटरेक्शन। इसको बोलते हैं ऊष्मीय अंतर्क्रिया। ऊष्मीय अंतर्क्रिया, थर्मल इंटरेक्शन। यहां से छोटे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो ये टॉपिक्स करवा रहा हूं ना, यहां से छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कार्नो इंजन करवाया था, वहां से तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, यहां से छोटे क्वेश्चन बनेंगे। ऊष्मीय अंतर्क्रिया, थर्मल इंटरेक्शन। सेकंड, एडियाबेटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म अंतर्क्रिया। रुद्धोष्म अंतर्क्रिया, एडियाबेटिक इंटरेक्शन। एडियाबेटिक इंटरेक्शन। एक तो ये है कि थर्मल टाइप का हो, एक जिसमें थर्मल नहीं हो रहा, एडियाबेटिक टाइप का हो, दूसरे टाइप का। एक जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, उसको बोलते हैं जनरल, सामान्य अंतर्क्रिया। सामान्य अंतर्क्रिया, इसको बोलते हैं जनरल इंटरेक्शन। जनरल इंटरेक्शन, जनरल इंटरेक्शन। ये 3 टाइप के हैं। एग्जाम में पूछा गया है, ज़्यादातर ये पूछता है, मैं इस पर स्टार लगाता हूँ, ये ज़्यादा पूछ लेता है। सामान्य अंतर्क्रिया, जनरल इंटरेक्शन के बारे में ज़्यादा पूछता है। बाकी कोई भी पूछ सकता है ना। इंटरेक्शन की 2 सिस्टम है, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन, अंतर्क्रिया कैसे कैसे हो सकती है, तो मैं तीनों ही करवाऊंगा। लेकिन हम लोग ये क्योंकि एक साथ ही पढ़ेंगे इन तीनों को, तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे ताकि तीनों कवर हो जाए। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल से हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। क्लियर है ना। तो ये ऊष्मीय अंतर्क्रिया के बारे में बात करेंगे, थर्मल इंटरेक्शन के बारे में। क्लियर है, चलो।